डिसएम्बाउलमेंट नाम की एक कंसेप्ट है जिसमें आपकी तड़ियाँ निकाल दी जाती है। किसके साथ किया था? प्रेग्नेंट लेडीज के साथ। A jar full of human excreta, उसको कांच का, that is kept on a Hindu's head, and then the Muslims they pelt stone on that glass jar, and then it breaks and all of that dirt it. They were humiliated to such an extent. आपको अधिकार चाहिए पूरे देश के, और कश्मीर में इंडियंस को कोई अधिकार नहीं दे रहे। मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। जो शेख अब्दुल्ला है उनको उनका स्टेटस मिले इसलिए कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। वो शाका नाम का आतंकवादी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पुलिस थी उन्होंने उसको परेशान कर दिया। मिडिल क्लास मुस्लिम्स जो है उनको आप सिर्फ हिदायत दे सकते हो कि हाँ भाई ऐसा है, और एडवाइजरी दे सकते हो। सज़ा किसको दे सकते हैं? जो गरीब मुसलमान है और जो हिंदूज है। भाई अभी जैसे अपने को पहलगाम अटैक देखने को मिला जहाँ पर मतलब इतने बुरी तरीके से सीधा हिंदू है पूछकर गोली मार दी गई। ऐसे सिनारियों में काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि लोकल्स जो है वो भी इन्वॉल्व होने ही चाहिए, क्योंकि बिना लोकल्स के सपोर्ट के नहीं हो सकता। इनफैक्ट वहाँ के ही लीडर के द्वारा भी ऐसी चीज़ कही गई है, जम्मू कश्मीर के जो लीडर है। और काफ़ी जो टूरिस्ट वहाँ पर गए थे उनका भी ये मानना था, कई ऐसे वीडियोज़ जो है वो भी सामने निकल कर आए थे। तो ऐसे सिनारियों में क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर हमको जो टेररिज्म है क्यों इतना स्प्रेड होता है, क्यों वहाँ पर इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आनंद रंगनाथन के जो डायलॉग है वो मुझे याद आते हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब तक डेमोग्राफिक शिफ्ट नहीं होगा, मतलब बेसिकली वहाँ पर जब तक हिंदू रहने नहीं आएंगे तब तक वहाँ पर इंस्टेबिलिटी जो है बरकरार रहेगी। तो क्या सच में ये मुद्दा उस तरीके का है, डेमोग्राफी से रिलेटेड है? देखिए, जब 1990s में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से खदेड़ दिया गया था, उनको वहाँ से मारा गया था, उनको टॉर्चर किया गया था, उस समय एक आफ्ताब नाम का न्यूज़पेपर था, जो उर्दू न्यूज़पेपर था, एक लोकल न्यूज़पेपर था। उसमें हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा था, वी ऑर्डर यू टू ऑर्डरिंग टू द हिंदूज़ कि आप 24 घंटे के अंदर इस जगह को छोड़ दो, अदरवाइज विल कम फॉर योर चिल्ड्रन एंड वी आर नॉट स्केयरिंग यू, हम बस ये कहना चाहते कि दिस इज़ लैंड ऑफ मुस्लिम्स एंड दिस इज़ लैंड ऑफ अल्लाह। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि ये लैंड सिर्फ उनका है। दैट वॉज देयर आइडिया बिहाइंड इट। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, जो महाभारत टाइम्स में हमें एक गोनंद नाम के एक राजा का वहाँ पे उल्लेख मिलता है, और गोनंद डायनेस्टी का भी नाम उनके ही नाम से पड़ा था। और स्क्रिप्चर्स के हिसाब से इनकी जो गायों की और डेयरी इंडस्ट्री पे इतनी ज़्यादा पकड़ थी, इसलिए फिर उनको गोनंद कहते थे, जो मतलब कश्मीर में रहा करते थे। कश्मीर में रहा करते थे। और उस समय में महाभारत में भी इसका मेंशन हुआ है। उसके बाद में जो हम रिसेंट हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हमें एक बहुत इलिस्ट्रियस जो किंग मिलते हैं, वो ललितादित्य मुक्तापिड, जो कि करकोट डायनेस्टी के थे। और ये वही समय था जब मोहम्मद बिन कासिम की अरब सेना इंडिया में आना चाहती थी, इस्लामिक जो एक्सपांड करना चाहती थी, इस्लामिक जो राज है उसको एक्सपेंड करना चाहती थी। तो तब कश्मीर में भी इन्होंने आने का प्रयास किया था। लेकिन ललितादित्य मुक्तापिड ने इनकी जो आर्मी है इनको खदेड़ दिया, जुनैद के अंडर जो था, कई बार। लेकिन हमें पढ़ा ही नहीं गया। एंड ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। स्क्रिप्ट जो इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से सेंट्रल एशिया तक के इनका राज था, इधर ईस्ट में वेस्ट बंगाल गौड़ तक के इनका राज था, साउथ में डेक्कन तक के इनकी प्रभुत्व था। और भावाभूति जैसे जो स्कॉलर्स इनके यहाँ पे होते थे। और इनकी रेन में हमें एक जो देखने को मिलता है कि इन्होंने एक महापद्मा जो लेक है, उस लेक में बहुत बार फ्लड आता था, तो उस फ्लड को निकालने के लिए उस जो वो लेक है उसमें से वाटर को ड्रेन किया गया था। तो वेलफेयर मेजर्स इनको हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अवंती वर्मन आते हैं। अवंती वर्मन जो उत्पल डायनेस्टी के थे, उनके इसमें भी हमें वेलफेयर मेजर्स बहुत सारे दिखते हैं। जैसे सतलज जो रिवर थी, वितास्ता जो रिवर उस समय कहा जाता था उसको, तो बहुत सारे इरिगेशन कैनल्स वहाँ पे बनाए गए। बोल्डर्स हटा के उस समय पे कहा जाता है कि बोल्डर्स हटा के रिवर के जो चैनल उसको क्लियर किया गया। और लिफ्ट इरिगेशन के भी वहाँ पे एविडेंस देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से। लेकिन अगर हम पढ़ने जाए कि कहाँ से, तो हमारी किताबें तो जला दी गई। वहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन्स जो होते रहे। उसके बाद जब संग्राम राज लोहार डायनेस्टी के थे, तब गजनी आया था।
और उसने भी अगेन वही ट्राई किया, 2 से 3 बार एटलीस्ट उसने अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन दोनों तीनों बार उसको संग्राम राज ने फेल किया। बट वी आर नॉट टोल्ड दिस कि हमने कितने बार हमारे राजाओं ने रिपल्स किया। फिर होता है मंगोल इन्वेजन। मंगोल इन्वेजन होने के बाद में जो हमारे जो इंटरनल जो था वो थोड़ा वीकनेस हो गया, क्योंकि इकोनॉमी ब्रेक डाउन हो गई। आपके खेत जलाए जा रहे हैं, आपके लोगों को मारा जा रहा है रूथलेसली, तो उससे मतलब एक पूरा जो एक स्ट्रक्चर वो बिगड़ जाता है। और आपको पता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ आर्मी से वॉर जीता जाता है, लेकिन आर्मी को फ्यूल करती है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एकदम से टूट गई, और फिर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, फिर तब इस्लामिक राजा वहाँ पे आने लगे। स्टार्ट होता है रिंचन शाह से। जैसे अभी हमने दोनों राजाओं का मैंने इसलिए गिना है क्योंकि उनके समय हमने देखा कि स्कॉलर्स का नाम था अवंतिवर्मन के समय फॉर एग्जांपल भट्ट कलट नाम के एक स्कॉलर थे। उन्होंने स्पंदकारिका नाम की बुक लिखी है। नाम स्पंद मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस के ऊपर बुक लिखी है वो समय में। जो हम सोचते कि आज की मॉडर्न है, वाइब्स की बात करते हैं, साउंड के वाइब्रेशन की बात उस बुक में की गई थी। उसके बाद में कई लोग कहते हैं कि पतंजलि भी कश्मीर से आया, चरक संहिता लिखने वाले भी कश्मीर से ही है। ऐसे कितने तो भी स्कॉलर्स हम गिना सकते हैं। स्कल्पचर की बात करें, आर्किटेक्चर, मतलब ये सारी जो बात हो रही है, जो पतंजलि या फिर जो बहुत सारी चीज़ें एविडेंसेस ऐसे मिले हुए हैं कि जब इस्लाम शुरू भी नहीं हुआ था, ये जो रिलीजन है वो शुरू भी नहीं हुआ था, उसके पहले से वहाँ पर कश्मीर में काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हुए हैं। राइट, पहले से ही। और जो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो एक मार्तंड सन टेम्पल जो इनके ही टाइम पे ललितादित्य के टाइम पे बिल्ड किया गया था, जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। और लेकिन आज वो टूटे हुई अवस्था में है क्योंकि फिर इन्वेजन्स के बाद उसको तोड़ा गया। फिर एक तिब्बत के एक्सपेल हुए या फिर सिचुएशन से भाग के एक रिंचन नाम के एक बुद्धिस्ट आते हैं, और उस समय मंगोल इन्वेजन हो रहा था क्योंकि फेजेस में होता था तब। तो उस समय उनको रामचंद्र नाम के एक लोकल रूलर ने उनको शरण दी कि आप रहो हमारे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही अटैक्स हुए और फिर वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो रिंचन ने फ़ायदा उठा के उनके जगह खुद ले ली। और ये कहा जाता है कि रिंचन बुलबुल शाह नाम के एक सूफी लीडर थे, उनके कहने पर कन्वर्ट हो गए। और नाम भी सदरुद्दीन, कुछ नाम रिंचन नाम बदल के सदरुद्दीन उन्होंने नाम रखा अपना। उसके बाद कुछ लोग ये बोलते कि उन्होंने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि शैव कुछ लोग थे, कुछ के जो ऋषि थे या फिर जो भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया था इनको। लेकिन अगर हम रिंचन की काम देखेंगे तो वो स्लेवरी में ट्रेड करते थे, कश्मीर के लोगों को बेचते थे लद्दाख में जाके। और इसके बाद जो एक्चुअल कश्मीरी थे और उन लोगों को फिर और उनके बारे में ये भी कहा गया था कि उन्होंने एक टिन्नी नाम का कुछ एक व्यक्ति था, उनको बस सिर्फ चुराया हुआ दूध चुरा के पीने के लिए मार दिया था। और फिर ये कन्वर्ट हो गए, और तब फिर एंड बहुत आयरन फिस्ट से इन्होंने रूल किया है वहाँ पे। सूफी सेंट के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने काफ़ी आयरन फिस्ट से रूल किया है। ये कहा जाता है कि जब इनको मारने का प्रयास किया गया, क्योंकि तब तो होता ही रहता था कि जो फिर पहले के राजाओं के लोग थे उन्होंने फिर से एक बार रिगेन करने का प्रयास किया होगा, तो उन्होंने इतनी बर्बरता से उनको मारा था कि उनकी फैमिली को नहीं छोड़ा, उनकी वाइफ्स को नहीं छोड़ा। डिसएम्बाउलमेंट नाम की एक कंसेप्ट है जिसमें आपकी आंतड़ियाँ निकाल दी जाती है, यू आर गटेड व्हेन यू आर अलाइव। और ये किसके साथ किया था? प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ में। ओहो। और ये रिंचन के बारे में कहा गया। और उसके बाद आते हैं फिर और शाहमीर जो डायनेस्टी जो स्ट्रिक्ट अच्छे मायने में अगर हम देखेंगे कि सही में शाहमीरी जो डायनेस्टी है वहीं से इस्लाम पॉलिटिकल इस्लाम जो है वैली में आना स्टार्ट हुआ। लेकिन इस शाहमीरी डायनेस्टी की शुरुआत भी शाहमीर से हुई थी। शाहमीर भी शायद बहुत सारे सोर्सेस के हिसाब से तुर्की से आए थे, और शाहमीर जब तुर्की से यहाँ आया तो तब उसने सुहदेव के जो सुहदेव हमारे तब राजा थे उनके यहाँ पे जाके इन्होंने अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट किया।
और हमारे जो इंडिजिनस लोग थे वो काफ़ी दयालु थे। उन्होंने सुहदेव ने इनको पहले जागीर दे दिया लैंड। जागीर देने के बाद में फिर ये हर धीरे धीरे पीएम बन के सुहदेव के ही। और फिर जैसे ही वैक्यूम हुआ तो इन्होंने भी वही किया जो रिंचन ने किया। शाहमीर डायनेस्टी के बाद में सही मायने में इस्लाम वहाँ पे स्टार्ट हो गया। शाहमीर के बाद में जो उनके फिर कहा यह भी जाता है कि कुतुबुद्दीन, उनके एक सुल्तान कुतुबुद्दीन थे, जब उनको बच्चा नहीं हो रहा था तो ब्रह्मनाथ नाम के योगी ने उनको कुछ टेक्निक्स बताई थी जिनके बाद उनको बच्चा हुआ, जिसको सिंगारा ऐसा कहते थे। तो सिंगारा और कोई नहीं था, वो यही था सुल्तान सिकंदर शाह, जिसको बटशिकान कहा जाता है, जिसको कश्मीर में हिंदुओं को सबसे ज़्यादा परसिक्यूट करने वाला एम्परर बताया जाता है। मतलब देखिए, जो आपको खिला रहे हैं, जो आपको पास कर रहे, पहले हम जो लिबरल कुछ सेकुलर करके जो पास में बिठा देते हैं, तो इतिहास से अगर हम सीखेंगे नहीं तो हिस्ट्री विल रिपीट। ये तो बात है, ये होता ही रहता है। अगर हमें इतिहास इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम सीख सके उससे कि बिहेवियर किसका कैसा रहा है। और अभी ये जो कहा जाता है कि सिकंदर शाह इतना ज़्यादा क्रूर शासक था, इतना ज़्यादा आयरन फिस्ट से वो ये करता था कि सारे टेम्पल्स तोड़ दिए। और जो सोने की मूर्तियाँ, जो हमने थोड़ी देर पहले अवंती वर्मन की बात की थी और उससे पहले ललितादित्य की बात की थी, तो उन राजाओं ने एक फॉर एग्जांपल ललितादित्य ने एक परिहासपुर नाम की सिटी बनाई थी। वो सिटी पब्लिक वेलफेयर के लिए फेमस थी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे एकदम वर्ल्ड क्लास अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में बातें होती थी बाहर। और वहाँ पे कई सारी गोल्डन स्टैचूज बनाई थी भगवान बुद्ध की, कृष्ण की, विष्णु की। तो गोल्डन स्टैचूज वहाँ पे बनाया जाती थी। सिकंदर शाह के टाइम पे उन स्टैचूज को मेल्ट किया जाता था, उसके गोल्ड कॉइन्स बनाए जाते थे। और टेम्पल्स को तोड़ दिया गया। इतने टेम्पल्स को तोड़ा कि हर जगह पे रबल्स और डिलैपिडेटेड टेम्पल्स दिखने लगे। जजिया इम्पोज किया गया, और जजिया भी छोटा मोटा नहीं था, बहुत ज़्यादा लेवल पे जजिया वहाँ पे इम्पोज किया गया था। और आपके संस्कृत को वैल्यू नहीं दी जाने लगी और मारने लगे। अगर आप नहीं आप इस्लाम स्वीकार करते हो तो आपको मारने लगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे, अगर हम लेफ्ट विंग जो किताबें हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मतलब जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हुए हैं, इनका अगर देखा जाए तो सुहा भट्ट जो है, ये तो सिकंदर शाह का एडवाइज़र था। राइट। तो ऐसे सिनारियों में तो देखने को मिलता है कि भाई ठीक है, कन्वर्टेड वो सब ठीक है, लेकिन है तो इंडिजीनियस ही ना। राइट। लेकिन ये एक चीज़ बोलना भूल जाता है ये लेफ्टिस्ट ऑथर, कि ये सुहा भट्ट एक्चुअली मीर मोहम्मद हमदानी से कन्वर्ट किया हुआ था। मीर मोहम्मद हमदानी पीसफुल सूफी थे, और मीर मोहम्मद हमदानी की बात ये सुल्तान कहा जाता है। राजा तरंगिनी में जो कलान ने लिखी है, उसमें कहा गया है कि इतने नम्रता से सुनता था कि उनके लिए खड़ा रहता था, उनके सामने ज़मीन पे बैठ के उनकी बात सुनता था सुल्तान। और उनका एक ही था कि कश्मीर में इस्लाम लाना है। और हमदानी का ऐसा उस बुक के हिसाब से कि उनके पापा का जो सपना था वो पूरा करना है, और वो इस तरीके से पूरा करना है। और सुल्तान का जो डिवोशन है, उनके एक नोबल थे उनके कोर्ट में, उनकी बेटी का हाथ उस हमदानी को दे दिया, जो सूफी सेंट थे। और फिर उसके बाद में 5 साल में वो मर गई। उसके बाद ये जो सुहा भट्ट थे, इनका सैफुद्दीन नाम कर दिया गया था कन्वर्ट होने के बाद में। उनकी बेटी का भी हाथ दे दिया हमदानी को, वो भी 1 साल में मर गई। तो ये हमदानी ये बात ये भूल जाते हैं। कई बार तो ये लोग बोलते हैं कि जो सूफीज थे उन्होंने एक दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक इक्विलिब्रियम बिठाने का, एक शांति इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे नंद ऋषि है, इनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसके लिए काफ़ी काम किया, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए काफ़ी काम किया। तो फिर ये कैसे आ जाता है? नंद ऋषि का पूरा नाम शेख नूरुद्दीन नूरानी था। हाँ। और शेख नूरुद्दीन नूरानी भी कई सोर्सेस के हिसाब से सुल्तान सिकंदर शाह के कंटेम्प्रेरी थे, रिंचन के कंटेम्प्रेरी थे।
और उस समय अगर फॉर एग्जांपल तो आज जैसे आज के टाइम पे जैसे बहुत सारे ऐसे हमको सोशल मीडिया पे अकाउंट देखने को मिलते हैं जो एक्चुअल में मुस्लिम ऑपरेटेड होते हैं, बांग्लादेश से बोलिए, पाकिस्तान से बोलिए, ऑपरेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए हिंदू नाम जो है उससे वो अकाउंट ओपन करते हैं एंड देन ये सब चला। तो उस वक्त भी ऐसा हुआ करता था क्या? तब से ही हो रहा है, बिकॉज उनको काफिर नहीं चाहिए ना। इन्फिडल्स को होली वॉर चलाना है, इन्फिडल्स को हटाना है, नॉन बिलीवर्स को, पॉलीथीस्ट को हटाना है। तो ये था। अब ये नूरुद्दीन नूरानी ने भी लल्लेश्वरी का बड़ा गुणगान किया है। लल्लेश्वरी हमारी वैली के इंडिजिनस एक सेंट थी और उन्होंने मोनोथीज़म के वेदांत के ऊपर उन्होंने बात की। तो ये मोनोथीज़म को इन्होंने लिंक किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते कि मोनोथीज़म के कारण फिर वो लिंक हो पाया और इसलिए फिर वापस सूफी जो पर उसको ऋषि परंपरा कहा गया उन लोगों ने। ये सूफीज अपने आप को ऋषि कहते थे, जैसे नंद ऋषि कह रहे, और फिर इसको ये ऐसे ऋषि होते हैं जो दूसरों को इतना मार रहे, प्रताड़ित हो रहे और उनको गाइडेंस कर रहे उन राजाओं को। अगर हमारे किसी अगर फॉर एग्जांपल आज तो ऐसी हो गया ना, सदगुरु खुद सदगुरु जैसे एक रेवर्ड गुरु है, या फिर स्वामी रामदेव हो गए, ये आके बोलते कि आप मारो, उनको मारो, आप ये करो, आप फैलाओ हिंदू, ये बोल रहे क्या? वो तो बोल रहे अनुलोम विलोम करो, खुद को जीतो भाई, श्वास को जीतो, खुद को जानो। सबसे पहले हमारे भगवद गीता में उद्धरेद आत्मान आत्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मयो आत्मनो बंधु आत्मय रिपुरात्मनः। खुद को देखो भाई, खुद ही खुद के शत्रु, खुद ही खुद के मित्र हो। तो अगर आप आपके खुद के कंट्रोल में, तो आप मित्र हो हमारे, ऐसे ये सिखाते हैं हमारे गुरु। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे जब लल्लेश्वरी की बात की जाती है, कन्वीनियंटली बताया जाता है कि हाँ, लल्लेश्वरी और नंद ऋषि के विचार जो है मेल खाते थे। लल्लेश्वरी ने कई उनके कुछ नंद ऋषि ने कुछ उनके जो हिम्स थे, कुछ पोएम्स थी, वो यूज़ किए, कुछ उनके जो स्टेटमेंट्स तो यूज़ किए। लल्लेश्वरी एक इसमें कहती है कि आप एक मुर्दा पत्थर के सामने शिप की बलि दे रहे हो। ये हिंदुओं से कह रही है वो। तो क्या बलि देने की प्रथा सिर्फ यही थी क्या? आप उसको गिना रहे हो, तो फिर बकरीद पे क्या होता है? तो फिर वहाँ भी कह दो, है ना। उसके बाद कहते कि सिर्फ राम राम रटने से और किताबें पढ़ने से, रोट लर्निंग से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, वहाँ भी कह दो। फिर क्या कह रहे हो तो वहाँ भी कह दो। तो मतलब वहाँ भी तो किताब ही पढ़ी जा रही है, सिर्फ यही तो पढ़ी नहीं जा रही। तो ये एक जो डिफरेंस देखने को मिलता है, जो डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। मैं भी पहले सोचता था कि जैसे एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि सूफीज जो थे एकदम पीसफुल थे, लेकिन जब हम खुद रिसर्च कर रहे हैं तो अगर इतने पीसफुल थे, फिर इन राजाओं को रोका क्यों नहीं? जब हमदानी की इतनी बात वो सुनते थे, उनके लिए बैठते थे, उनको अपने नोबल की बेटी का हाथ उनको दे रहे हैं, सुहाबट अपनी बेटी का हाथ उनको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनको सुनने को तैयार थे। तो उनको शांति का पाठ तब क्यों नहीं पढ़ाया गया? और जो बुलबुल शाह के बाद में कितने तो भी सूफीज आए और उनका एक ही पर्पस था कि वैली में कश्मीर में जो इस्लाम है उसको प्रोपेगेट करना। बहुत रेयरली कुछ सूफीज होते हैं जो कि इसके खिलाफ बात कहते कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर जो फिरोज शाह तुगलक था, ऐसे सूफी को क्या किया जाता है? फिरोज शाह ने खुद लिखा है कि ऐसे एक सूफी को दिल्ली में पत्थर से मार मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब जो ये ऐसा फैला है, जो सही सही बताए, जिसने शांति की बात पटाई, उसको मार दिया गया। मतलब अगर कोई सूफी जानता भी होगा, अगर उसने कोई अच्छी प्रोसेस करके जाना भी होगा कि ये सच नहीं, और या फिर शांति से ही मार्ग निकल सकता है, शांति से ही दोनों लोगों की भलाई है, तो फिर वो भी क्या सोचेगा? वो भी बताने से पहले डरेगा ना कि मुझे भी पत्थर से मार दिया जाएगा। तो देखा जाए तो टेरर से यहाँ पे इस्लाम जो सुल्तान सिकंदर शाह के टाइम पे स्टार्ट हुआ, लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे हिंदूज तब भागे थे, ये सिर्फ 1990s में नहीं भागे, तब बहुत सारे हिंदूज वहाँ से भाग गए। लेकिन फिर हमें ज़ैन उल अबिदीन जो है, ऐसे भी राजा देखने को मिलते हैं जिनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है प्रोपोगेट की जाती है कि भाई अच्छे थे करके। हाँ, मैं उस पर आने ही वाला था। एक्चुअली ज़ैन उल अबिदीन की अगर आप कोर्ट को देखना, उनके कोर्ट में ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स ही थे। ऑफकोर्स उन्होंने जो उनके पिताजी जो सुल्तान जो थे सिकंदर, उन्होंने जब भगा दिए थे ब्राह्मणों को या फिर पंडितों को, हिंदुओं को, तो उनको वापस भी बुलाया। लेकिन इसके पहले इसके
क्या इसमें थोड़ा सा आपको अगर हम सोचेंगे तो देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमी प्रॉस्परस थी, जो गोल्डन टेम्पल्स, जो गोल्डन स्टैचूज हमको देखने को मिल रही थी पहले, वो अभी देखने को नहीं मिल रहे। कोई नया ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, एक दो मस्जिदें बन रही है। सुल्तान ने क्या बनाया, सिर्फ एक जामिया मस्जिद बनाया था। अगर आप ललितादित्य या फिर अवंती वर्मन की देखोगे तो कितनी सारी सिटीज उन्होंने बनाई है, एक नहीं, मैं सिर्फ एक परियासपुर की बात बताया, ऐसे कितनी तो भी सिटीज उन्होंने बनाई थी। और कितने तो भी, और सिर्फ उनका ऐसा कल्चर था कश्मीर में कि अगर आप सम्राट हो तो, और मैं आपका रिलेटिव हो, तो आप कुछ बना तो मैं भी बनाऊंगा। मतलब ये पॉजिटिव कंपटीशन होती थी कि तेरे से अच्छा डेवलपमेंट के लिए तुम्हारे से अच्छी बिल्डिंग मैं बनाऊंगा, ये होता था। तो कंपटीशन में बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारे बिजनेसेस बनने लगे थे। लेकिन यहाँ पे हमें बस एक जामिया मस्जिद देखने को मिलती है, उसके बाद में कुछ देखने को नहीं मिलता। और ज़ैनुल अबीदीन के टाइम पे जब फिर उनको लगा होगा कि इकोनॉमी तो डाउनग्रेड चल रही है, और ज़ैनुल अबीदीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे, मेंटली उतना उनका फोर्टिट्यूड नहीं था कि वो वॉर्स वेज कर सके, और उनको भी लगा होगा कि शांति से भी तो किया जा सकता है मे बी जो हम काम कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी शैकल्स में आ गई थी, क्योंकि जो वहाँ के रेसिडेंट कश्मीरी पंडित्स थे, और ये हम कौन से साल में चल रहे हैं अभी? ये 15th-16th सेंचुरी, 15th-16th सेंचुरी में। हाँ, तो ज़ैनुल अबीदीन के टाइम पे भी जो उनके स्कॉलर्स थे वो तो मुस्लिम्स ही थे, जो थियोलॉजियंस थे वही थे, और इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में चल रही थी, क्योंकि और वो जो स्पेशलाइजेशन था वो हिंदूज के पास में था, इसलिए उनको वापस बुलाया गया, क्योंकि ये उनके जो बिजनेस थे वो पूरे ठप पड़े थे, और जो जॉब्स थी वो गई थी, और एक पैरालाइज एक स्टेट रेवेन्यू के लिए हुआ था। इसके लिए एक रीज़न बताया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि सूफीज तब भी थे, अपना काम कर ही रहे थे, और लद्दाख में जो इस्लाम का इनरोड्स हुआ था सबसे पहले, वो कहा जाता है कि ज़ैनुल अबीदीन के ही टाइम पे हुआ था। मतलब ऐसा तो ही नहीं, और उनका पेन नेम कुतुब था। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पूरा मतलब उन्होंने एकदम ही रिलीजन को एकदम दूर कर दिया। हाँ, ये बात है कि उन्होंने कई बार हिंदुओं के फेस्टिवल्स में भी शामिल होते थे। जो सुल्तान इससे पहले थे, उन्होंने तो म्यूज़िक को बंद कर दिया था, म्यूज़िक चाहिए ही नहीं था। तो जो कितने तो भी म्यूजिशियंस होंगे, उनकी जो किताबें थी वो पानी में फेंक दी थी, जला दी गई थी, जो राग वगैरह लिखे गए थे। तो उस समय पर जो हिंदू थे वहाँ पर, उनका क्या हुआ करता? हिंदुओं को मार दिया जाता था, या फिर कन्वर्ट हो जाओ, और कन्वर्ट ना हो तो भाग जाओ, जो 1990s में होता। ये तीन ही रास्ते होते थे, और रहो तो जजिया दो। अब ज़ैनुल अबीदीन ने कहा जाता है कि जजिया एबॉलिश नहीं किया था, बहुत सारे सोर्सेस से कहते कि कम किया था। और उनके ये सिर्फ जजिया तो एक, हमें एक ही टैक्स पता है, लेकिन ऐसे कितने सारे टैक्सेस थे। जो फ्यूनरल होता था हिंदू, उस पर भी टैक्सेस लगते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही प्योर हो गया ज़ैनुल अबीदीन के टाइम पे। लेकिन हाँ, एक बात है कि थोड़े ब्रेक्स लग गए थे, जो मंदिरें तोड़ दी गई थी वो थोड़े उसको ब्रेक्स लगे थे। मे बी इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, लेकिन कन्वर्जन जो है वो बढ़ ही रहा था आगे। जो वैली में हिंदुओं की इंडिजिनस जो हमारा कल्चर था वो ख़त्म होते जा रहा था, और इस्लामिक पर्शियन कल्चर आने लगा था। कश्मीरियत जो है वो ख़त्म होती जा रही थी, और उसमें जो रूल है वो लाया जा रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़ैनुल अबीदीन की कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी, और हमारी इंडिजिनस लैंग्वेज वहाँ पे संस्कृत थी और कश्मीरी थी। लेकिन यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज की बात हो रही है। मतलब जो हमारे स्कॉलर्स थे, जो पहले फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो पहले बुक से उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, डेवलपमेंट हुआ है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट रुकी गई संस्कृत की, क्योंकि उसके बाद में हमें कोई स्कॉलर्स नहीं दिखते, उसके बाद में हमें कोई स्पंदकारिका जैसे बुक नहीं दिखती जो वाइब्रेशंस के बारे में बात करें। उसके बाद में जो हम योगा की बात कर रहे हैं, जो हम चरक संहिता में जो आयुर्वेद का फाउंडेशन की बात की, ये इसका आज भी उपयोग हो रहा है। शारदा पीठ नाम की एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी कश्मीर में, क्या आपने कभी नाम सुना है? शारदा पीठ अभी LOC के आसपास लोकेटेड है। तो वो भी कुछ एकदम ऐसे तो गई नहीं होगी कि एकदम ही ज़मीन में चली गई, या फिर शांति से बंद, नहीं आप बंद कर दो सर अभी आपका नहीं, ऐसा तो नहीं, मारो काटो वही है, जलाओ। वैसे ही होता था, वायलेंस से ही होता था, टेरर से ही होता था, डरा के ही होता था। आगे जाते हैं फिर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हिंदुओं का टॉर्चर ख़त्म हुआ। फिर आता है
चक डायनेस्टी शिया थे, और शिया वर्सेस सुन्नी भी वहाँ, मतलब पहले कुछ सूफी शिया थे, कुछ सूफी सुन्नी थे, अब इन दोनों में ही चालू हो गया। अब जो चक डायनेस्टी शिया थे और हमारे जो मुगल रूलर्स थे वो सुन्नी थे, तो अकबर ने जैसे देखा कि कुछ शिया सुन्नी हो रहा है तो उन्होंने अपनी आर्मी घुसा दी। तब फिर वो मुगल्स के कंट्रोल में कश्मीर आ गया, और फिर बहुत सालों तक मुगल्स के अंडर ही रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि मुगल्स के अंडर रहा तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। इख्तिकार खान था, जहांगीर का एक ऑफिसर था, सरदार, वो तो स्पेशलाइज था कि कैसे हिंदुओं को टॉर्चर करना है, कैसे हिंदुओं को मारना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है। उसके बाद में औरंगजेब के टाइम पे इफ्तिकार खान था, वो भी वही कर रहा था, जजिया इम्पोज करना, मारना, काटना, ये एकदम नॉर्मल सी बात थी। उसके ख़त्म होने के बाद उसको ख़त्म करने में फिर सिख जो जैसे हिंदुओं की प्लाइट इतनी हो गई थी कि या तो उनको भागना पड़ता था, या तो उनको मरना पड़ता था, या तो उनको धर्म चेंज करना पड़ता था। और धर्म चेंज करने के बाद भी उनको ऊपर जजिया लगाया जाता था, ये बोल के कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, कि आप हो सकता है अंदर जाके अपने भगवान को पूछते हो, फिर भी जजिया लगता था। मतलब आपकी जो सफरिंग है ख़त्म ही नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज आपका रिलीजन डिफरेंट है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़ भी नहीं रहे, वो तो आपको जागीर दे रहे, तो आपको पीएम बना रहे, आपको उन्होंने तो अकोमोडेट कर लिया प्लेस में, उन्होंने तो आपको नंद ऋषि बोल दिया। लेकिन आपने क्या किया? इवन ये जो अभी हमने ज़ैनुल अब्दिन की बात की थी, तो वहीं पे एक हिंदू पोएट, हिंदू वहाँ पे स्कॉलर थे, उन्होंने इनको धर्मराज की उपाधि दे दी थी। मतलब जो हम आज भी बिहेवियर हिंदूज के बिहेवियर में देखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो गया, वाह भाई क्या आदमी, जैसे एक ने थोड़ी हेल्प कर दी, वाह। एक्चुअली ये चीज़ तो वहाँ पे जिन्होंने अपना एक पति खोया है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि किसी ने वहाँ पर मदद नहीं की थी। एक को पता नहीं क्यों, एक ने थोड़ा क्या किया तो उसको पूरा हीरो बनाते जा रहे हैं, पर बाकी किसी, तो फोकस जो है हमेशा इन लोगों का इसी पे रहता है, एक चीज़ पे रहता है। और इसका जो खामियाजा है वो कितने बुरी तरीके से कश्मीर के एक्चुअल कश्मीरी लोगों ने भुगता है, जो हिंदू थे, भुगता है। और ये जो एक व्यक्ति ने हेल्प की थी उसे भी छोड़ा इसलिए गया था सोर्सेस के हिसाब से, बिकॉज ही वाज शिया एंड द टेररिस्ट वर सुन्नी, दोनों का कलमा अलग होता है। तो अच्छा या और इसके बाद जो ये इन दोनों के बीच में, मुगल्स के बीच में भी हुआ, फिर अफगानी आते हैं, एंड दैट इज व्हेन द सिचुएशन गेट्स सो आउट ऑफ हैंड कि अगर आप, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो आई वॉज हॉरिफाइड कि कैसे इन लोगों को मानना पड़ेगा, इन कश्मीरी पंडितों को, वहाँ के हिंदुओं को, कि अभी भी वो लोग वहाँ पे अभी तक थे, जिन लोगों को कुछ लोगों ने बोला था कि आप क्यों भागते हो, आप डरपोक हो। भाई इतने सालों से सहन करके भी वहाँ है, जो अफगानियों ने उनके साथ में किया, जैसे मदद खान था, सादत खान था, इन लोग ने एक एपिसोड बताया जाता है कि देयर इज अ जार फिल ऑफ एक्सक्रीटा और ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसको कांच का, एंड दैट इज एक्सक्रीटा, यस, एंड दैट इज केप्ट ऑन अ ब्राह्मण्स हेड और अ हिंदूज हेड, and then the Muslims, they pelt stone on that glass jar, and then it breaks and all of that dirt it they were humiliated to such an extent. उसके बाद में उनको घास की बोरी में बांध के लेक में फेंक दिया जाता था। कैन यू इमेजिन द डेथ? मतलब आप बंधे हुए, आप हिल भी नहीं सकते, एंड यू आर थ्रोन इन अ लेक, और आपके बच्चे वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे पैंट उतारते हुए देखा ना, वो देख रहे हैं। एंड देन उसके बाद में फिर उनको लगा कि इससे भी ज़्यादा और अपग्रेड करते, नेक्स्ट रूलर आया, उससे ज़्यादा अपग्रेड किया। उन्होंने इस घास के जो बैग है इसको चेंज करके गाय के मांस से बने हुए बैग, ताकि मरते उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए, और फिर उसको पानी में फेंका जाता था। तो दिस ये सिर्फ एक एपिसोड सुनने में ऐसा लग रहा है एकदम, ये जो हो रहा था फिर किस तरह वो मैनेज किया, फिर भाग रहे थे, भाग के यहाँ वहाँ जाना, और फिर जो इससे पहले भी मुग़ल रूल का एंड करने के लिए गुरु तेग बहादुर के पास हेल्प मांगी थी, और गुरु तेग बहादुर आए और औरंगज़ेब से लड़े भी, और कश्मीरों को थोड़ी राहत उससे मिली थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो किताब में लिखे भी नहीं जाते होंगे, और जो हम अगर जानते भी तो हम बोल नहीं सकते। बस इसी से कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे सम्राट को अगर ये लोग इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं तो नॉर्मल हिंदूज़ की क्या बात थी। इस पे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉर्चर और टेरर इनका मतलब वो है कि आपको होना ही है।
वही एक तरीका के फियर से, डर से आपको कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद अफगानी रूल ख़त्म होता है और महाराजा रंजीत सिंह के आने के बाद, और महाराजा रंजीत सिंह आने के बाद में सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। फिर महाराजा रंजीत सिंह के बाद में डोगरा रूल आता है, डोगरा रूल के बाद में फिर मॉडर्न हिस्ट्री कश्मीर की स्टार्ट होती है। तो ऐसा लगता है अभी कि डोगरा रूल आ गया और अभी शांत हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद जब 1947 का टाइम आता है तब शेख अब्दुल्ला पिक्चर में आना स्टार्ट होता है। एक्चुअली महाराजा हरी सिंह के बारे में हमने क्या सुना है कि महाराजा हरी सिंह पे 20 अक्टूबर को 1947 को अटैक हो गया और फिर वो डर के आ गए, यार कर दो। एक्चुअली इंडिया के पास लेकिन ऐसे कई एविडेंस है जिससे पहले लेटर्स है जिसमें नेहरू ने खुद माउंटबेटन को एक लेटर लिखा था विच वॉज इन जून। अक्टूबर में अटैक हुआ, जून में उन्होंने बोला था कि हरी सिंह के पास में और कश्मीर के पास में और ज़्यादा उपाय तो है ही नहीं, इनको इवेंचुअली इंडिया को ज्वाइन करना ही पड़ेगा और इससे हरी सिंह भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और इससे वहाँ के लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर भी साहब रेडी नहीं थे। फिर उन्होंने एक लेटर आगे जाके उनके जो महाजन उनके जो पीएम है उनको महाजन उनके जो पीएम थे हरी सिंह के, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हरी सिंह जी तो नेहरू जी से बात भी कर ली थी कि हाँ मैं आपके साथ आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। अटैक से पहले सितंबर की बात हो रही है और मैं रेडी हूँ, बस आप का सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आप जो बात कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम बाद में कर लेंगे। और जब उनके साथ में एग्रीमेंट हो रही थी तो उनको ये भी बताया जा रहा था कि आपको जैसे मैसूर के राजा को ट्रीट किया गया वैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा। और मैसूर के राजा में या फिर बाकी प्रिंसली स्टेट्स में पहले एनेक्स कर दिया गया और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए। और ये होना भी चाहिए था, पहले इंडिया फर्स्ट, पहले हमें हमारा जो सिक्योरिटी जो है वो बना लेने, बॉर्डर्स हमारी अच्छे से कर लेनी है, फिर उसके बाद में हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट हरी सिंह सेड कि अभी टाइम उतना नहीं है आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते, क्योंकि उन्हें इंटेल हो गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। और हरी सिंह के एक पीएम भी थे, उस पीएम ने इनसे छुप के जिन्ना के साथ में और माउंटबेटन के साथ में कॉन्स्पिरेसी करके इनको हरी सिंह को एडवाइस किया था कि आप इंडिपेंडेंट रहने की बात करो। और जब उन्हें पता चलता है हरी सिंह को, तुरंत उनको रिमूव कर दिया जाता है। हरी सिंह तुरंत रिमूव कर दिया, मतलब उनके इंटेंशन साफ दिख रहे हैं कि ही वांटेड टू बी विद इंडिया। तो ये जो बुक्स में बताया जाता है कि हरी सिंह जो है उनको तो स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को, इसलिए वो नहीं चाहते थे किसी को ज्वाइन, मतलब उनके पहले से इंटेंशन थे कि नहीं उनको इंडिया को ही ज्वाइन करना है। 1931 की बात, 1931 तो बहुत पहले हो गया। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, तब हरी सिंह शामिल हुए थे। हरी सिंह ने कहा क्या कहा, आई एम इंडियन फर्स्ट, महाराजा लेटर। एंड यही चीज़ जो है, जो उस समय के कुछ लीडर्स को भी पसंद नहीं आई थी, उस समय के जो अंग्रेज शासक थे उनके भी पसंद नहीं आई थी। और फिर उसके बाद ही एक नया एक यंग मैन जो कि जिससे कम्युनल, क्योंकि ब्रिटिश की आइडिया ही थी डिवाइड एंड रूल, तो जो कम्युनलाइज करे इस पूरे सीन को, उस यंग मैन को लाया जाता है जिसका नाम होता है शेख अब्दुल्ला। ये 1931 की बात। और नेहरू जी क्या लिखते हैं लेटर में, नेहरू जी लिखते हैं हरी सिंह को कि आपको पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं उनको जेल में से छोड़ो, उनको निकालो, उनके साथ में कोऑपरेट करो, उनसे बात करो, उनको साथ में लो और फिर मेरे पास आओ। मतलब इनका स्ट्रेस कितना ज़्यादा दिख रहा है कि अब्दुल्ला फर्स्ट, इंडिया लेटर। अब्दुल्ला पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस इनका था। और उसके बाद जब अब्दुल्ला चीफ इमरजेंसी ऑफिसर बनते, कुछ ही महीनों में जो वहाँ के एक डिस्टिंग्विश्ड पीएम थे हरी सिंह के, उनको हकाल दिया जाता है। उनको हकाल देने के बाद में वहाँ पे असेंबली, कश्मीर की असेंबली डिसाइड की जाती है। 30 सीटें दी जाती है जम्मू को, 45 सीट्स दी जाती है कश्मीर को, सिर्फ एक सीट लद्दाख को और 25 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। ये किसने डिसाइड किया? सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी उसमें ध्यान नहीं। फिर भी शेख अब्दुल्ला जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनके 3 लोग थे, तो एक तो डोगरा हिंदू थे, वो तो सिमिलिटर थे, और 2 तो कश्मीरी मुस्लिम से जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही आते थे। वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही नहीं बोला कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनाना है, हमें एक अलग स्टेटस चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिल्कुल नहीं बोला।
ये बोला कब? ये प्राइवेट चैनल से नेहरू से बात हो रही थी, प्रेशराइज किया जा रहा था। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि सभी मतलब ऐसे चाह रहे थे ना कि जितनी प्रिंसली स्टेट्स है वो ज्वाइन हो जाए इंडिया को, तो ऐसा क्या हो रहा था कि प्राइवेट चैनल से बात हो रही थी और नेहरू जी क्यों नहीं चाह रहे थे मेन मतलब कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन जाए? ये तो उनका या विजन पैरालाइज मुझे लगता है, और उनका राजा के प्रति द्वेष हो सकता है, या फिर जो हमारी इंडिजिनस सिस्टम है उसके प्रति एक द्वेष हो सकता है, या फिर ब्रिटिश, क्योंकि माउंट बैटन का समर्थन इनको था अब्दुल्ला को, तो ब्रिटिश का भी उनका हो सकता है कि ब्रिटिश से ज़्यादा एकदम अपोज करके नहीं जाना है। मतलब बेसिकली शेख अब्दुल्ला के विजन के हिसाब से सब कुछ चल रहा था। शेख अब्दुल्ला के विजन के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, और उनका कहा जाता है कि उनको पर्सनली भी हरी सिंह उतने पसंद नहीं आते थे, बिकॉज हरी सिंह वॉज एकदम नो नॉनसेंस मैन। जैसे कुछ डिसीजंस के हिसाब से उनको लगता है, ऐसा लगता है कि जब सिडिशन के चार्जेस पे शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया था तो नेहरू जी आ रहे थे, बिकॉज वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी, और सिडिशन मतलब क्विट कश्मीर की बात हो रही थी, क्विट कश्मीर की बात। जब आचार्य कृपलानी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो, तो वहाँ जब गए थे तो उन्होंने बोला था क्विट कश्मीर ये गलत बात है। खुद कांग्रेस के लीडर है बहुत बड़े, क्योंकि राजा तो हमारा ही है ना, जाएगा कहाँ? जितने तुम इंडिजिनस हो उतने ही वो है, तो आप उसको कहाँ जाने को बोल रहे हो? तो उनकी पैदाइश वगैरह सब कुछ वही है, डोगरा है, कश्मीर के ही है। तो ये एकदम गलत है, और बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्विट कश्मीर क्यों, और क्विट कश्मीर से फिर कम्युनलाइज होने लगी सिचुएशन, और पाकिस्तान के जो फोर्सेज जो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह बनाना ना चाहते थे, वो फोर्स भी इनको हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वो सब तब से ही चाहते थे कि कश्मीर उनके पार्ट हो जाए। तो उस समय हरी सिंह ने ये सोचा कि अगर मैं इस सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड जाने देता हूँ, तो क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत अच्छा था और इनको बैकिंग बहुत ज़्यादा थी शेख अब्दुल्ला को, तो उनको जेल में डाल दिया। तो नेहरू जी तुरंत उन्हें छुड़ाने आने लगे, सब छोड़ के छुड़ाने आने लगे। तो उनको भी फिर आने नहीं दिया गया, और उनको बोला गया कि आपको यहाँ पे एंट्री नहीं है, बिकॉज तब तो प्रिंसली स्टेट्स उनका ही था ना, और लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में थी, आपने तो एक्सिड होने नहीं दिया था। तो वो चीज़ का उन्हें बड़ा वो था कि मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तो पर्सनल भी एक उनका था कि मैं भी तुझे दिखाऊंगा एक समय ऐसा। तो जब जो अभी हम एक्सेशन की बात कर रहे थे और स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे, तो गोपाल स्वामी अयंगर को बोला गया कि आप जाओ और देखो इस स्पेशल स्टेटस का कुछ हो सकता है क्या। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों से बात की, सबने खारिज किया, स्पेशल स्टेटस हो ही नहीं सकता, सबने खारिज किया। और फिर उससे पहले ही नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से बात करो। ये तो मैं पढ़ के ही सुनाऊंगा, एंड आई कोट, यू वॉन्ट दैट इंडिया शुड प्रोटेक्ट कश्मीर, Kashmiris should enjoy equal rights in whole of India, but you don't want to give any right to India and Indians in Kashmir. I am Law Minister of India and cannot betray and deceive my country in this regard. क्या बात है। आपको अधिकार चाहिए पूरे देश के, और कश्मीर में इंडियंस को कोई अधिकार नहीं दे रहे। मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, ये बात होती है। तो जब आम्बेडकर जी ने नहीं बोल दिया, तो फिर इन्होंने अचानक से, पता है नेहरू जी का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? गेस करो, गेस ही नहीं कर पाओगे। रिजाइन। फॉरेन टूर। अचानक से फॉरेन टूर जाते हैं, और फॉरेन टूर जाते जाते सरदार पटेल को बोलते हैं कि मेरे ऑनर को बचाओ, क्योंकि मैं शेख अब्दुल्ला को प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपको सेपरेट कुछ दूंगा। मेरे ऑनर को, प्राइम मिनिस्टर के ऑनर को बचाओ। तब जाके फिर, बिकॉज सरदार पटेल अपने लीडर के लिए तो करेंगे, तो सरदार पटेल ने फिर 306A कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और पता है, ये तो अभी आपने बताया ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरे को डाउट हमेशा ये चीज़ का रहता था कि 3 प्रिंसी स्टेट्स थे जिन्होंने नहीं बोला था कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसा स्कूलों में या फिर किताबों में पढ़ाया जाता है। अब बाकी के जो 2 हैं उनके साथ तो कोई स्पेशल स्टेटस नहीं हुआ, कश्मीर के साथ ही क्यों स्पेशल स्टेटस हुआ? बिकॉज ऑफ दिस,
हाँ, तो मतलब अब लॉजिक लग रहा है, अब उसका कारण पता चल रहा है ना कि वो तो ज्वाइन करना चाह रहे थे, हाँ, लेकिन जो शेख अब्दुल्ला है उनको उनका स्टेटस मिले, इसलिए कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। हाँ, यही था। उसके बाद में भी जो वहाँ के करण सिंह थे, उन्होंने जो फिर बाद में तब प्रिंस थे, उन्होंने कहा था कि जो M.A. बेग और जो शेख अब्दुल्ला था, इनका काफ़ी एग्रेसिव स्टैंड था डोगराज और हिंदूज के अगेंस्ट। और जब नेहरू ने फिर हरी सिंह को एक लेटर लिखा तो उन्होंने इनकी शेख अब्दुल्ला की बहुत तारीफ़ की थी, बहुत तारीफ़ की थी। फिर B.N. मलिक माई ईयर्स विद नेहरू नाम की एक बुक में लिखते हैं कि नेहरू को बाद में खुद को रियलाइज़ हो गया अचानक से कि शेख अब्दुल्ला 1930 से कश्मीर में, और जब से कश्मीर में तब से स्टेबिलिटी पीस आ ही नहीं रहा है, और इन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स के राइट्स के बारे में बात की है, जबकि ऑलमोस्ट 40-45% उस समय डिस्प्यूटेड हिसाब से हिंदू लोग हो सकते थे। और तब नेहरू ने खुद बोला कि शेख अब्दुल्ला के कारण ही वहाँ पे पीस हो नहीं पा रहा है, मतलब बाद में उनको रियलाइज़ हुआ। और यही बात उन्होंने जो UN में बात लेके गए थे, और UNO में बात किसने उठाई थी? शेख अब्दुल्ला ने। मतलब जो व्यक्ति का नेशनल लेवल पे भी उतना स्टेटस नहीं था, उसको एकदम इंटरनेशनल बना दिया, और वो अकेले लीडर ने ही बात रखी थी। और फिर उसके बाद में उनकी एकदम ऐसी हो गई थी कि उन्होंने एक पुलिस फोर्स बनाई खुद की, प्राइवेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की, और उन्होंने फिर कश्मीर जो नॉन बिलीवर्स है उनके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट किया। जैसे जम्मू के एक गवर्नर थे लाला छेत राम चोपड़ा, और इनको अरेस्ट कर दिया गया और उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, ऑल अंडर शेख अब्दुल्लाज एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको बोलना है कि हरी सिंह के कारण मुस्लिमों को मारा गया जम्मू में, और फिर भी ही स्टूड हिज ग्राउंड, और उन्होंने बोला नहीं। मतलब गवर्नर से लेके डिप्टी कमिश्नर सारे लोग जो हटा के, और हमने देखा इलेक्शन कैसे रिग्ड कर दिए गए। बाकी जो दूसरी प्रजा सभा थी, वो ऐसी पार्टीज थी, उन पार्टीज ने फिर अपनी नॉमिनेशंस दिए, तो ऐसा कहा जाता है कि 28 नॉमिनेशंस उन्होंने दिए, तो 17-18 तो उनके ऐसे ही कैंसिल कर दिए गए विदाउट एनी रीजन। और इस तरीके से फिर उन्होंने, बाकी लोगों ने इलेक्शन को बॉयकॉट ही कर दिया, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं था। और इतना ज़्यादा एनार्की चल रही थी, सारे ऑफिसर्स अपने बिठा दिए खुद, और ये सब नेहरू जी के सामने हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है। सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोग वहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, पूरा कंट्रोल उनका ही वहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। तब एक ही लीडर थे नेशनल लेवल पे जिन्होंने इस चीज़ को देखा, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये ऐसे हो नहीं सकता है, बहुत गलत हो रहा है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बॉर्डर पे आते, जैसे कश्मीर में अंदर आना जाने को जाते, क्योंकि प्रेमनाथ डोगरा ने उनको बुलाया था, तो बॉर्डर पे उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। और अरेस्ट करके कहाँ पे रखा जाता है? निशान गार्डन के एक छोटी सी झोपड़ी में, जहाँ पे ठंडी की वगैरह कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ हुआ करती थी, और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 52 ईयर्स ओल्ड थे उस समय, और हेल्दी थे। लेकिन 42 डेज तक के वहाँ पे वो रहे, और हेल्दी कंडीशन में, लेकिन अचानक से सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में वो उन्हें अपना देह त्याग करना पड़ता है कश्मीर के लिए। इसलिए बोला जाता है जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जो बात है वो मुझे अभी समझ में आई, क्योंकि हमने तो सुना भी नहीं था ना कभी उनके बारे में। तो सिर्फ ताकि कश्मीर इंडिया का अभिन्न हिस्सा रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी माता जी ने नेहरू जी से लेटर्स लिखे कि आप, ये सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, आप इसके बारे में कुछ करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। नेहरू जी ने बिल्कुल जैसे कान बंद कर दिए थे और कोई बात सुनी नहीं। उसके बाद जब UNO की भी बात होती है, तो एक लेटर में वो ये भी कहते कि हमने तो UNO में इसलिए भेजा ताकि पाकिस्तान से पहले हम पहुँचे। जैसे FIR भी होता है, तो लोग बोलते कि उससे पहले मैं जाऊंगा, तो पाकिस्तान से जाने से पहले हम जाते, लेकिन फिर उनको देखा कि ब्रिटेन और US, ये जो और इनकी जो बैकिंग करने वाली पावर्स है, इससे कोई सॉल्व हो नहीं रहा हो, तो फिर खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था किसी लेटर में कि ये मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी सॉल्व ही नहीं कर रहे इस मैटर को। हालांकि उन्होंने स्ट्रेट अवे नहीं एक्सेप्ट किया था कि गलती हुई, लेकिन उनको दिख रहा था कि हाँ उस समय मैंने कुछ सोचा था लेकिन वैसे हुआ नहीं। और वैसा ही शेख अब्दुल्ला के समय में भी वही हुआ कि हाँ इनके कारण ही नहीं हो पाया वहाँ पे पीसफुल वगैरह। लेकिन फिर कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में शेख अब्दुल्ला को जेल में भी जाना पड़ता है, नेहरू जी के अंडर ही। और कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा बताया जाता कि पाकिस्तान से ये लोग पैसे ले रहे थे,
मतलब शेख अब्दुल्ला की वाइफ के ऊपर आरोप लगे थे, एलिजेडली कहा जाता है कि उनको पैसे मिले थे और गन्स मिली थी और जो टाइपराइटर्स मिले थे ताकि आप प्रोपेगेंडा फैला उसको टाइप करने के लिए, ये सारी चीज़ें मिली थी। पूरी कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस थी और कितने तो भी साल, एक तो हमारी जुडिशरी में सालों साल केस चलती रहती है, तो केस चलती रही। ऑल ऑफ अ सडन नेहरू जी वापस ले लेते हैं सब केस, वापस ऑल ऑफ अ सडन, कोई रीज़न नहीं, केस वापस ले लिया, शेख अब्दुल्ला को बाहर कर दिया, जेल के बाहर कर दिया और रीज़न बताया कि मुझे डेमोक्रेटिकली ये सॉल्व करना है और शेख अब्दुल्ला का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। मतलब खुद ही कुछ समय पहले बोले थे। ये क्या बात हो गई। मतलब ये तो वही हो गया कि यूएन चले गए और बाद में बोल रहे कि अरे इससे तो कुछ नहीं होने वाला, और फिर भी यूएन के पास ही गए। हाँ ये कमाल हो गई। ये तो मतलब उनको पहले इस पे डाला है जेल में, फिर उसका सडनली सबको विदाउट एनी रीज़न केस एकदम खारिज, विड्रॉ। कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस है ही नहीं अभी। और कौन सी केस है कि छोटी मोटी मर्डर की केस नहीं है, मतलब देश के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान के साथ मिलकर गद्दारी की बात हो रही है। और वो ठीक है, वो लोग बोलते कि प्रूव नहीं हुआ, लेकिन डिसप्रूव भी का हुआ, खारिज कर दिया ना, ऐसा बाइज्जत बरी तो नहीं कर दिया, सीधा विड्रॉ कर दिया ना। मतलब और वो भी इतने हाई लेवल एलिगेशंस जब लगे हैं तो फिर कैसे आप, क्योंकि वहीं से तो फिर पाकिस्तान के साथ में कांटेक्ट तो देखने को मिल ही रहा है और वहीं से तो सब एस्टेब्लिश, इसलिए तो फारूक अब्दुल्ला ने भी अभी कहा था कि लोकल सपोर्ट के बिना ये हो ही नहीं सकता। तो ये रही हिस्ट्री इसकी। जैसा हमने अभी कुछ टाइम पहले पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि हमने ये देखा कि भाई एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है, क्या वो इंटीग्रेशन, क्या वो ये सब, क्योंकि हमने अभी देखा ना जब इलेक्शंस थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर सेम जो चीज़ें आपने कही कि जो पिछले रूलर्स रहे हैं उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं को भगाया, किस तरीके से कहा कि यहाँ पर मुस्लिम शासन जो है उसको स्थापित करना है, वैसे ही उन लोगों ने भी कहा था कश्मीर में जब इलेक्शंस थे उस टाइम पे जब इंटरव्यू लिए गए थे कि यहाँ पर हम मंदिर नहीं आने देंगे, हम यहाँ पर हम हिंदुओं को नहीं आने देंगे, ये सारी चीज़ें कही गई थी। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो टूरिज़्म आना चाहिए, टूरिस्ट आने चाहिए, लेकिन हिंदू यहाँ पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए, उनका घर यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। और उसको आज भी चीज़ें जो है सपोर्ट की जाती है कश्मीरियत के नाम पर कि ये कश्मीरी है, इनका क्या होगा, इंडिजीनियस के नाम पर, जहाँ पर इंडिजीनियस लोग जो है वो तो कब के वहाँ से निकल चुके थे। तो ऐसे समय पर एजुकेशन सिस्टम जो है क्या वो यहाँ पर इंटीग्रेशन ये सब की चीज़ें नहीं बताती? जैसे एक रिपोर्ट आई थी तो पुलिस रिपोर्ट नाम की, उस रिपोर्ट में हालांकि लेफ्ट लीनिंग ये उन्होंने तारीफ़ की थी इस बात की कि मदरसा जो एजुकेशन सिस्टम है कश्मीर में, हर एरिया में एक मदरसा है, ऐसा कहा गया था। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जब शेख अब्दुल्ला ने जब ट्राई किया कि, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पता था कि उन्हें पूरी दुनिया घुमाए थे कि विदाउट बिजनेस, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ इम्प्रूव हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज इंडिजिनस तो थी नहीं, तो उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती ही थी और वो तो चाहते थे इंडिपेंडेंट होना, तो उस समय में उनको इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत थी। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब आपके पास में स्किल्ड वर्कफोर्स हो। तो उन्होंने ट्राई किया कि जितने भी मदरसाज हैं इनको बताया जाए कि आप मॉडर्नाइज कर लो एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन उनकी बात भी मानी नहीं गई, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की बात हर कोई मानता था, लेकिन उनके मदरसा में रिफॉर्म स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की बात मानी नहीं गई। बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने वाली या फिर क्वालिटी इंप्रूव करने वाली स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की चली है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद कहा है कि ये उसके फाइनेंसेस या फिर फंड्स यूज़ ही नहीं करते। और जब मैं मदरसा के देखा कि वैसे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, लेकिन एक जगह पे एक रिसर्च पेपर में देखने को मिला कि सबसे पहले प्री अलीमा होती है, एक स्टेज जहाँ पे आपको अरेबिक पढ़ाई जाती है। अरेबिक इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि जो कुरान है या फिर जो भी इस्लामिक रिसोर्स है उसको आप अच्छे से पढ़ सको और समझ सको। दूसरा आता है आलिमात, तो उसमें ये 2 साल की होती है प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स दैट इंक्लूड्स कुरान, दैट इंक्लूड्स उर्दू और ये सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट ने मेरा ध्यान खींचा, वो था मुस्लिम हिस्ट्री। मतलब वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। पढ़ाते होंगे आई डोंट नो,
लेकिन वहाँ पे ये तो पढ़ानी है, बाकी अब पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लेकिन मुस्लिम हिस्ट्री तो आपको पढ़ानी है। फिर फजीलत आती है जिसमें और ज़्यादा इम्प्रूव होता है सिचुएशन, और उसमें फिर तो इस्लामिक ये रिलीजियस मतलब यहाँ पर जो रिलीजियस हिस्ट्री है इससे अपने आप चीज़ें जो है रिलीजियस ग्राउंड पर दिमाग में फीड की जाएगी, राइट जहाँ पर नेशन जो है उसके कंपैरिजन में एक जो रिलीजियस ग्राउंड है वो ज़्यादा उभर कर आए। राइट क्योंकि मुस्लिम हिस्ट्री तो सारे इन्वेजन्स भी गिनाएंगी, और जब अगर मैं एज अ मुस्लिम वो हिस्ट्री को पढ़ता हूँ तो जब वो एक बार जैसे पाकिस्तान जो इंडिया था उसको जब जीता जाता है तो मुझे तो खुशी होगी। मतलब उस इन्वेजन के साथ में आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने आप को। हम कब खुश होते हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज जीतते हैं, हम कब खुश होते हैं जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तब हम खुश होते हैं। तो वैसे ही एज हम, क्योंकि हम उसके साथ में एक रिलेशन हमारा बन जाता है, तो वहाँ पे मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। फिर ये और इसको स्ट्रक्चरल चेंज शेख अब्दुल्ला नहीं कर पाए। जैसे मिरवाइज़ रसूल शाह हैं, उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के लिए कश्मीर में बहुत काम किया। मतलब उन्होंने सबसे पहले देखा कि इससे मुस्लिम्स का नुकसान ही हो रहा है। उन्होंने स्ट्रेट वे कह दिया था कि इससे मुस्लिम जो पिछड़ रहे हैं और इनसे उनमें जो आज जो दुनिया में ज़रूरत है वो सीख ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने फिर एक इनिशिएटिव लिया, फिर कुछ मिशनरीज के साथ में मिलकर स्कूल्स उन्होंने बनाई। लेकिन फिर वो भी स्कूल्स थी, वो दोनों मैक्सिमम स्कूल्स जम्मू कश्मीर में फिर मदरसा और इसको कंबाइन करके बनी। मिरवाइज एक टाइटल होता है इस्लामिक इसमें कि जिसको रिस्पेक्ट किया जाता है, तो बिकॉज ही वॉज मिरवाइज तो उनकी बात सुनी गई। लेकिन फिर जो इस्लामिक थियोलॉजियंस भी थे वो भी बोले कि आप एकदम से वेस्टर्नाइज नहीं कर सकते। मौदूदी जो है जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा उसका नेटवर्क रहा है कश्मीर में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। तो इसके फाउंडर थे मौदूदी, मौलाना मौदूदी। लेकिन मौलाना मौदूदी की बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी कि इस्लामिक जब पूरा राज आ जाएगा तभी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एवरीथिंग। और उसमें जो एम्प्यूटेशन शरिया लॉ की भी वो बात करते, जिसमें अगर आप चोरी करते हो तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे और स्टोन करके मार दिया जाएगा, उसको भी वो प्रमोट करते थे। तो ये इनकी इनके ऊपर बेस्ड बुक्स भी मदरसाज में जो है पढ़ाई जाती है। दारुल उलूम देवबंद जो है वो एक, आपको तो पता है, देवबंदी स्कूल थी, और उसकी वेबसाइट पे NCPCR ने चेक किया, उनको कंप्लेंट मिली थी कि बहिश्ती ज़ेवर नाम की एक बुक पढ़ाई जाती है, और उसी बुक को शायद रेफरेंस लेके मदरसाज में भी पढ़ाया जाता है। और देवबंद को फाउंड करने वाले ही एक वन ऑफ द फाउंडर ने ही वो बुक लिखी थी। तो ये 2023 में NCPCR ने नोटिस देके इस बुक को निकलवा दिया। अब आप सोचते होंगे इस बुक में है क्या? इस बुक में माइनर्स के साथ में कैसे सेक्सुअल रिलेशंस करने वो है, इस बुक में डेड बॉडी के साथ में कैसे सेक्सुअल रिलेशंस करने वो है, एनिमल्स के साथ कैसे करने वो है। ये बुक थी, फिर नोटिस के बाद उसको निकाल दिया गया। गज़वाए हिंद का भी एक मेंशन वेबसाइट पे, देवबंद की वेबसाइट पे था, फिर NCPCR के बोलने के बाद उसको भी निकलवा दिया गया। मतलब अगर ये तो सिर्फ वेबसाइट की बात हो रही है, तो मदरसा में क्या हो रहा होगा। और जो फिर जो आर्टिकल 29 है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, 14-15 वायलेट हो रहा है। 39F जो हमारा DPSP का बोलता है कि बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, अच्छे वातावरण में पढ़ना चाहिए, इस वातावरण की गारंटी नहीं। क्योंकि कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है जहाँ पे मदरसा में बुरी तरीके से, मतलब अगर आप सर्च करोगे कि एक मौलाना ने 70 बार मारा एक बच्चे को, और वो पकड़ के इतना पीड़ा में वो बच्चा, और बाकी सब बच्चे बस रोट लर्निंग पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की कि मदरसाज में वायलेंस तभी से इनग्रेन किया जाता है कि अगर सुनता नहीं है तो मारो। उसके क्वेश्चंस, और इस मदरसाज में अगर जब रिसर्च किया गया तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है इनकरेज नहीं किए जाते। जो वहाँ के पीर्स थे उनको आप ट्रांसग्रेस नहीं करते। और इसका अंदाज़ा आप इस पे से लगा सकते हो कि पीर्स को कितना माना जाता है कि वहाँ से जो ग्रेजुएट होकर जो लोग निकलते हैं वो इतनी ज़्यादा हेगियोग्राफीज लिख दिए इन लोग पीर्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा नंबर में। मतलब वो वही बातें सीख रहे हैं। और एक पॉलेमिक्स नाम की टेक्निक उनको सिखाते हैं, डिबेट की। ये जो अलग अलग देवबंदी स्कूल और ये फिर तबलीगी जमात वगैरह, ये जो अलग अलग मदरसेज है, इनको सिखाया जाता है डिबेट करना। तो उनको बस ये बताना, वो डिबेट में बस यही है कि आप भटक चुके इस्लाम के रास्ते से, हम सही है।
मतलब यही डिबेट का, तो इवेंचुअली जाके वो यही सिखाना चाहते हैं। मौदूदी का भी क्या एम था कि हमें स्कूल्स में जो है वो इवेंचुअली हमें इस्लाम को स्थापित करना है, शरिया लाना है। उनके बारे में लेफ्टिस्ट कहते हैं कि हाँ पार्टीशन के अगेंस्ट है, हाँ पार्टीशन के अगेंस्ट है, लेकिन बात तो यही थी कि ही वांटेड शरिया। और फिर उसके बाद एक यही रिपोर्ट में जब उन बच्चियों को, जो बच्चियाँ लड़कियाँ, वैसे तो लड़कियाँ ज़्यादा अलाउड होती नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में लड़कियों को अलाउ किया जाता है, तो उन लड़कियों से स्पेसिफिकली पूछा जाता है, एक लड़की से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके, तो बोलते हैं कि हम जो इस्लामाइजेशन को इस्लाम को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी माएँ, हमारी जो मुस्लिम औरतें वो भूलती जा रही है, जो रियल इस्लाम है उसके तरफ इग्नोरेंट हो चुकी है, तो उसको हमें प्रमोट करना है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन अगर घर में कोई देता है तो घर की माँ ही देती है, क्योंकि वो घर में क्योंकि वो प्यार से सिखा सकती है, उनकी बातें उनके साथ में फ्रीक्वेंसी एक मैच होती है। हम जो बात पापा से नहीं समझ पाते हो, हमारे माँ से समझ पाते हैं। एग्जैक्टली, ये इसलिए तो वो कहावत भी है ना कि अगर आप एक मेल को पढ़ा रहे हो तो आप इंडिविजुअल मेल को पढ़ा रहे हो, अगर आप एक फीमेल को पढ़ा रहे हो तो पूरी फैमिली को पढ़ा रहे हो। राइट, पूरी फैमिली को पढ़ा रहे हो। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि उन्होंने उसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, और मॉडर्न एजुकेशन का ज़्यादा कुछ वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और हम वीडियो फुटेजेस भी उठा के देखते हैं कि जब पत्थरबाजी होती थी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, स्कूल से निकलने के बाद ही क्यों पत्थरबाजी होती थी, कुछ तो वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा होगा। तो एजुकेशन सिस्टम को ध्यान देना है। फिर जैसे हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारे हिंदुओं को या फिर भारतीय लोगों को एक विशेष सम्मान दिया जाता है, और उनको पूछा जाता है, उनको बताया जाता है कि मैंने वो मूवी देखी है, मैंने वो मूवी देखी है। तो बॉलीवुड के देख देख के उनका कुछ एक बना हुआ है। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो रशिया गया था, और वो बता रहा था कि रशिया में मिथुन चक्रवर्ती बहुत पॉपुलर है। जो आई एम ए डिस्को डांसर वगैरह जो गाने वो काफ़ी पॉपुलर थे। वो मूवी अभी भी कल्ट फॉलोइंग है उस मूवी को। तो मतलब बॉलीवुड का वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सॉफ्ट कल्चर का। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारे बॉलीवुड में मूवीज़, एक बादल है बॉबी देओल की मूवी पुरानी, उसमें वो क्यों आतंकवादी बनता है, क्योंकि लोगों ने, उस सिस्टम ने परेशान किया उसको। फिर दिल जले कोई इसकी मूवी है अजय देवगन की, वो शाका नाम का आतंकवादी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पुलिस थी उन्होंने उसको परेशान कर दिया। मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन क्यों आतंकवादी बन जाता है? क्योंकि सिस्टम ने उसको परेशान कर दिया। हैदर में भी वैसा ही। तो एक बायस हमारे शौर्य मूवी में भी जो है वो बायस एक देखने को मिलता है बॉलीवुड का, कि सिस्टम के परेशान करने के कारण ये लोग आतंकवादी बन रहे हैं। और कई सारी ऐसी मूवीज़ है जहाँ पर तो जो कश्मीर है उसको भी उसमें भी काफ़ी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। हमने जैसे डिस्कस किया था वो अमिताभ बच्चन की जो मूवी थी, वो बोल रहे हैं कि जितने भी हिल स्टेशन हैं सब अंग्रेज़ों ने किए हैं, यही है कश्मीर जो मुगलों के द्वारा किया गया है। बताओ, मतलब आपने जो अभी इतिहास बताया पूरा यहाँ से लेके मुगल तो कितने बाद में आए हैं। उससे पहले शंकराचार्य है, हमने शंकराचार्य को डिस्कस भी नहीं किया। और जो आदि शंकराचार्य जो श्रीनगर के हमने देखा था ना वो मंदिर, और वो श्रीनगर के हिल स्टेशन पे ही तो बैठ के उन्होंने समाधि की थी। तो वो भी ब्रिटिश थे क्या फिर या फिर मुगल थे? तो ये तो मतलब इसीलिए फिर जो जहाँ से एक एजुकेशन मिल सकता है मासेस को, दैट इंक्लूड्स मूवीज़, दैट इंक्लूड्स ये हमारा जो बेसिक एजुकेशन है, या फिर मदरसास। क्योंकि अभी भी जो कोर इस्लाम को फॉलो करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है शोएब नाम का, और उस दोस्त ने भी मुझे बताया था कि जब वो उसकी बहन थी और जब उन दोनों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जा रहा था तो उनको काफ़ी स्ट्रगल हुआ था, क्योंकि लोग वहाँ के उनके जो दादाजी बोल रहे थे कि इंग्लिश मीडियम मतलब वेस्टर्नाइजेशन। और जैसे मौदूदी के हिसाब से वेस्टर्नाइजेशन ही हमारा दुश्मन है। हम इससे पहले भी जो ईरानियन रिवॉल्यूशन की भी हमने बात की थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन वेस्टर्न रिवॉल्यूशन को ही मानते हैं। और जो तालिबान का जब एक रूल आया था 1990s में, एक उनकी पावर बनी थी, उस समय भी तालिबानियों ने कहा था कि 1947 में हमने क्रिश्चियंस को भगाया, ब्रिटिश को नहीं, क्रिश्चियंस को भगाया। और अभी हमें आगे उन्होंने भी फतवाए आलमगीरी की वगैरह भी बात की थी जो देवबंद में लिखी गई थी, बोले वो बुक अभी। और हमने कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये तो ब्राह्मण और हिंदू सबके साथ में यहाँ पे अत्याचार हो रहा था। यहाँ पे तो कोई कास्ट सिस्टम देखी नहीं गई।
और फतवा आलमगीरी में सईद पीर जो शेख वगैरह जो अपर कास्ट है, इनको सज़ा दी ही नहीं जा सकती फतवा आलमगीरी के हिसाब से। मिडिल क्लास मुस्लिम्स जो है उनको आप सिर्फ हिदायत दे सकते हो कि हाँ भाई ऐसा है, और एडवाइजरी दे सकते हो। सज़ा किसको दे सकते हैं? जो गरीब मुसलमान है और जो हिंदूज है, इनको ही आप सज़ा दे सकते हो फतवा आलम। और ब्लडशेड को ग्लोरीफाई किया गया है। मतलब जो ये सब कर रहे हैं ना, इसमें अमीर मुसलमानों का कुछ नहीं जा रहा, जो बेचारे गरीब है उनका ही नुकसान हो रहा है। वक्फ बोर्ड जो था, वक्फ लॉ था, उसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा था। और यही लेफ्टिस्ट लोग भी चाहते हो कि आप गरीब ही रहो, और जैसे यहाँ पे हम आतंकवाद देखते हैं, वहाँ नक्सलवाद दिखता है। तो एक सिंक्रोनिसिटी इन दोनों की इसमें हमें हमेशा ही देखने को मिलती है। और ये अगर हम पूरा अगर देखें तो ये सिर्फ अभी की मूवमेंट नहीं है, ये तब से चलता आ रहा है। जैसे मीर मोहम्मद हमदानी के बारे में उनकी तारीफ करते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि मीर मोहम्मद हमदानी के पापा का सपना था कि वैली में इस्लाम लाना है। तो ये तब का सपना है, ये जो अभी रियलाइज़ करना चाहते हैं। और फिर कुछ लोगों को हैक किया जाता है, गरीब मुसलमानों के अधिकारों को। जब हमने मंदिरों की बात की थी, मंदिर तोड़े गए, हमने इससे पहले भी मंदिरों की बात की थी कि मंदिर सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है, वहाँ पे इनोवेशन होता था। जैसे जो हमारा सन टेम्पल है कोणार्क का, उस सन टेम्पल में एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा था, और कहा जाता कि वहाँ की जो डीटी है वो मैग्नेट के कारण हवा में सस्पेंडेड रहती थी। सूर्य, वहाँ का सूर्य देव जो थे, मतलब ये लेवल का वहाँ पे प्रिसीजन वहाँ पे लिया गया था। कोल्हापुर का लक्ष्मी माता टेम्पल है, वहाँ पे सूरज के जो किरण है सीधा माता के पैरों पे आके गिरती। मतलब कितना ज़्यादा ज्योमेट्री, कितना ज़्यादा प्रिसीजन, कितना ज़्यादा कैलकुलेशन वहाँ पे किया होगा। तो क्या वहाँ पे मैथ्स की फाउंडेशन नहीं थी? वहाँ पे जो ये हमारे जो चरक वगैरह ये थे, ये भी तो फिर मंदिरों से ही कोई किसी ना किसी रिलेटेड थे। इनको फाइनेंसेस होते थे, इनको जब रिसर्च करने के लिए पैटर्नाइजेशन हमारे राजाओं से, मंदिरों से मिलता था। तो मतलब जो हमें आयुर्वेद का, योगा का भी देखने को मिलता है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मंदिर है। आज भी मंदिरों में डांसेस होते हैं, भगवत कथा होती है, गाना गाया जाता है। तो मतलब कल्चर भी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आप इस्लाम किसी रिलीजन को नहीं मिटा रहे हो, ठीक है, आप हिंदुओं को वहाँ से हटा रहे हो या फिर नॉन बिलीवर्स को हटा रहे हो, आपने एक पूरे कल्चर का खून कर दिया है। जो एक कल्चर, एक फ्लरिशिंग कल्चर था, जो अभी जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल पतंजलि की योग सूत्र अगर हमें मिली ही नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि योग क्या है, या फिर मिलता भी तो वो योग एकदम उसके टेक्निकलिटीज़ हमें फिर से रीइन्वेंट करना पड़ता था। तो ऐसी कितनी तो भी किताबें हमारी जला दी गई है, ऐसे कितनी तो भी किताबें हमारे फाड़ के फेंक दी। ऐसे हमारे मंदिरों में हमने ये भी कहा था कि मंदिरों में इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी। एक जो प्रवीण मोहन ने एक इसमें बताया था कि टेलीस्कोप लेके एक व्यक्ति दिख रहा है, मतलब स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक हमने मार्तंड जो टेम्पल है, मार्कंडेय मंदिर यहाँ पे चंद्रपुर के पास में, वहाँ पे पिरामिड बनाया हुआ है इजिप्ट का। मतलब इजिप्ट का पिरामिड लोगों को कितने दिनों बाद मिला, और हमारे यहाँ पे हजारों साल पहले वहाँ बनाया था। मतलब एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे था। तो जब ये सब तोड़ा जाता है तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे जो लोकल्स है, जो आज हम लोकल्स की बात करते हैं, एक्चुअल में जो लीस्ट हम कर सकते हैं वो ये है कि जो कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ था, एक्सोडस हुआ था, वो फिर से एटलीस्ट वहाँ पर रीसेटल जो है वो किया जा सके। क्योंकि जैसे इसके बारे में लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं सेटलर्स कॉलोनाइजर्स। मतलब अभी ये अगर कश्मीरी पंडित वहाँ पे जाए तो आप कॉलोनाइज कर रहे हो, जो उनका ही घर था। तो मतलब आनंद रंगनाथन ने जो कहा था कि जब तक वहाँ पर डेमोग्राफिक शिफ्ट नहीं होगा तब तक इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहेगी वहाँ पर, है ना। क्योंकि डेमोग्राफिक शिफ्ट वही लोग चाहते थे ना। ये जो हिंदुओं को क्यों पलायन करना पड़ा, क्यों मारना पड़ा, ये इतना लंबा इसलिए गया क्योंकि रियलाइज़ हो कि डेमोग्राफिक शिफ्ट वो चाहते थे कि यहाँ से हर एक आखिरी हिंदू भी भाग जाए, ताकि फिर इस वैली में हम हमारे हिसाब से रह सके। और अगर दिस इज़ नॉट वॉर ऑफ गन्स कि टेररिस्ट के पास एक गन और हमारे फोर्सेस के पास गन्स है, ऐसा नहीं। दिस इज़ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। ये जो ब्रेन वॉश अगर हम बोल सकते हैं, मतलब एक सॉफ्ट वर्ड आई वुड लाइक टू यूज़, ब्रेन वॉश हो रहा है या फिर इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है या फिर उनके स्क्रिप्चर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। बिकॉज जब ये सारी, हमने भी देखा है कि कितना हॉस्टाइल एटीट्यूड वहाँ के लोगों का हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हमारे प्रति भले ही वो ठीक थे बिकॉज वी वर टूरिस्ट, हमसे थोड़े पैसे, हमारा मोबाइल भी चोरी हो गया था
और चोरी हो गया नहीं था, हाँ। चोरी किया था। चोरी किया हाँ, था। बाद में सीधा सीधा पता चल रहा था बाद में, जब हमने बात की थी कि चलो वहाँ जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो मोबाइल उसी गाड़ी में बराबर मिल गया। और हमें खुद एटीएम से पैसे निकालने लेके गए थे, और तब जहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर थे तो उनको एटीएम से पैसे नहीं निकालने दे रहे थे वो लोग। तो हम एक देखते हैं कि वहाँ पे हेट्रेड उनके बारे में फैलाई जा रही है, और क्योंकि जो हमारी स्टेट बोर्ड वगैरह ये क्यों बनाते हैं, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट कर सके। लेकिन हर एक मदरसा अपना अलग अलग चल रहा है, इतने इसको रेगुलेट करना, और वो रेगुलेशन किसी बोर्ड के अंदर आना नहीं चाहते, तो उसको रेगुलेट करना भी बहुत कठिन होता जा रहा है। ये जो है, ये ओवर द टाइम पीरियड इसके ऊपर सोल्यूशन जिस तरीके से चाहिए था वो सोल्यूशन किसी भी सरकार ने नहीं लाया। मतलब पहले अगर हम देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि पूरा का पूरा हमारे पास अधिकार था, पूरा हमारे पास चांस था कि हम फुल्ली इंटीग्रेट कश्मीर को कर सके, लेकिन शायद अब जो रीज़न है ये पूरी तरीके से मतलब सही बैठ रहा है कि एक हिंदू रूलर थे, और वहाँ पर बोला जाता है कि ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन थी। हिंदू रूलर को परेशानी तो होगी नहीं ना इंटीग्रेट होने में, कि भाई हमको पूरी तरीके से भारत में इंटीग्रेट होना है, लेकिन नहीं किया गया एक व्यक्ति की वजह से कि ठीक है, नेहरू जी को उनको जो स्टेटस है वो देना था, तो उसके बदले में स्पेशल स्टेटस जो है वो दे दिया जाता है, और उसका भुगतान ठीक है दे दिया गया स्पेशल स्टेटस, लेकिन वो 5 साल 10 साल पूरी तरीके से सरकार के द्वारा ख़त्म किया जाना था। लेकिन नहीं, इंडिजीनियस है 1990s में जब ये पलायन हुआ, उसके बाद एटलीस्ट सरकार को समझना चाहिए था ना। 1990s बहुत टाइम हो गया हमको आज़ादी मिलने के बाद से, जब इस तरह की हरकत वहाँ पर हो रही है तो कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर लो। आरटीआई वहाँ पर लागू नहीं किया जाता है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी कानून जो सरकार के द्वारा लाए जा रहे थे, पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते, लागू नहीं हो रहे थे, जिससे कि इंटरनल कुछ चीज़ें पता ही ना चले। 1990s में एक चीज़ की थी, जो सूफीज़ ऑफ बीजापुर नाम की रिचर्ड ईटन के नाम की एक बुक थी ना, जिसमें सूफीज़ के बारे में एक्सपोज किया गया था, वो बुक को बैन कर दिया गया। मतलब जो उस पूरे एरिया का एक्सपोजर ला रही थी किताब, उसको बैन कर दिया गया, वो ना आए बाहर। हाँ, वो ऑल ओवर इंडिया में और सूफीज़ की बात हो रही थी, लेकिन उसको बैन कर दिया गया। तो मतलब इससे समझ में आता है कि ये स्ट्रेटेजिकली रखा गया है उस तरीके से, ताकि अनस्टेबल रहे। अब उसमें किसका फायदा हो सकता है वो बात देखिए, इसके बारे में फ़ायदे की भी बात होती है। एक प्रश्न उठाया था बीच में कि क्यों ब्रिटिश मीडिया भी पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, या फिर हमने भी पिछले लेफ्ट मीडिया क्यों सपोर्ट करती है। इसमें एक ये जब मैं स्टडी कर रहा था, उसमें मुझे एक ध्यान में आया कि ये जो लीडर्स है ये इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुस्लिम्स यूनाइटेड होते हैं किसी भी देश में। अगर हिंदूज़ अगर कहीं भी जाते फिर भी वो अपने अपने कोई ट्रम्प को सपोर्ट करता है, कोई बाइडेन को सपोर्ट करता है, लेकिन वो लोग एक ही तरह उनको उनके वोट्स को लेना, अगर उनके दिलों को हम जीत जाते हैं तो वोट हम ही करेंगे, वो और कहीं जाएंगे ही नहीं। तो जब ब्रिटिश के जो लोग वहाँ पे, क्योंकि ब्रिटेन में भी बहुत ज़्यादा उनका प्रेजेंस है, तो जब कश्मीर में भी, क्योंकि हमने देखा है कि पैलेस्तीन में इशू के कारण यहाँ के भी बहुत सारे मुस्लिम्स भी रिलेट कर पा रहे थे, तो अगर पैलेस्तीन के बारे में कोई कुछ बोल देता है तो यहाँ के मुस्लिम्स को अच्छा लगता है कि ओके हमारी बात हो रही है। इवन खिलाफत मूवमेंट भी उसके लिए हुआ था। तो जब कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं, अगर वहाँ पे अगर ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे भी कश्मीरी हिंदूज वापस आ रहे हैं, तो ये लेफ्टिस्ट लोग क्या नैरेटिव बनाते हैं, सेटलर्स है, कॉलोनाइजर्स है, अब ये कश्मीरियत खा जाएंगे, ये नैरेटिव बनाया जाता है। और फिर जो हमारे भोले भाले मुस्लिम भाई हैं, उनको लगता है कि अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो मतलब हमारे ऊपर, क्योंकि उनको बताई वैसे जाता है, बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि देखो अब तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, संविधान खतरे में, ये सारी चीज़ें। फिर वो लोग रैली कर लेते हैं साथ में। तो यही यूके जैसे देशों में भी वहाँ के लीडर्स को पता है कि अगर हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो उनको लगेगा कि ये मुस्लिम कॉज को सपोर्ट कर रहा है, और सारे मुस्लिम वोट्स उनको मिलेंगे। वैसे नेहरू जी और ये सारे लोगों को भी पता है कि अगर हम, क्योंकि मोदी जी ने 370 हटाया, ये क्या, लेकिन सीट्स पूरे जीत पाए क्या, क्योंकि पता है, क्योंकि जो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन तो है कम ही, लेकिन उसके कारण जो वो नैरेटिव चलाया था संविधान खतरे में, कांग्रेस की सीटें तो बढ़ गई पहले के हिसाब से। तो ये एक इन लीडर्स को पता है, और ये ब्रिटिशों को भी पता था कि अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो हमें वन साइडेड एक सपोर्ट मिल जाएगा, मुस्लिम समुदाय कंप्लीट सपोर्ट मिल जाएगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाला सपोर्ट। तो उस सपोर्ट के लिए, इनके वोट्स के लिए ये सब होता है बेसिकली। इनके ये जो पॉलिटिशियंस है जो लास्ट पॉडकास्ट में हमने देखा भी था ना कि किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक के चलते जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, ये उनका एक्चुअल में ये लोग
जो बेचारे मुस्लिम्स है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनका शोषण उनके द्वारा किया जा रहा है। राइट, वही हो रहा है। और जैसे अभी आपने जितनी भी बातें कही यहाँ पर, ये हमको पढ़ाया नहीं जाता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए सोर्स जो है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो सोर्स है जिससे कि जिनको वेरीफाई भी करना है वो भी वेरीफाई कर सकें। राइट आप ये तो एज सिंपल एज विकिपीडिया पे भी रिंचन शाह के बारे में वगैरह पढ़ सकते हो। जो बटशिकान है सुल्तान सिकंदर शाह, उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। और ये जो जीडी शर्मा नाम के एक हमारे आर्मी ऑफिसर रहे, उन्होंने इस जो शेख अब्दुल्ला वाला जो इंसिडेंट है उसको पूरा अच्छे से फॉलो किया। उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे, वो आप पढ़ सकते हो। और फिर जो बीए की हिस्ट्री बुक्स है जम्मू एंड कश्मीर की, वो आप पढ़ सकते हो, वो भी हमने पढ़ी है। और फिर जो द पुलिस रिपोर्ट नाम की एक रिसर्च है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अगर आप पढ़ना ये चीज़ जो है, ये चीज़ सीधा डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते थे कि डिस्क्रिप्शन में, वो तो ठीक है डाल देंगे, पर ये बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ बताने के लिए जो सच्चाई है वो पोर्ट्रे करने के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है। जितने भी आपने नाम लिए, पढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो बोलते हैं कि भाई अगर आप इस तरीके की रियलिटी की बात करें, सच्चाई की बात करें, फैक्ट बेस्ड बात करें, तो आप नफरत फैला रहे हो। उनके मुंह पर भी तमाचा है कि भाई फैक्ट पे बात करना ही कोई तमाचा नहीं होता है। अगर 1990s में एक्सोडस हुआ था हिंदू जो कश्मीरी पंडित से, उनका अगर उनके बारे में बात की जाए, नफरत नहीं फैला रहे हैं वहाँ पर, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। और एज अ रीजन, एज अ होल को आप अनस्टेबल कर रहे हो ना। अगर हम दोनों में फॉर एग्जांपल हम दोनों कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते, हम दोनों मिलके बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ अलग ही पढ़ा दिया जाता है, मुझे कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है, और हम दोनों के बीच में झगड़े लगा, बिजनेस तो दोनों का डूबेगा। तो जहाँ पे कश्मीर में मिलजुल के वो सारा चलते रहता था, वहाँ पे जब अभी मंदिर टूटे या फिर बिजनेस गए, हिंदूज वहाँ से पलायन कर गए, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती नहीं, अभी भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती नहीं, और अभी अटैक्स हो रहे हैं, और कहाँ से होंगी। तो वहाँ पे जो लोकल कश्मीरी है उनका ही तो सबसे ज़्यादा नुकसान है उसमें। तो वही लोग इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि वही उनको गरीब रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गए, वो अगर समझदार हो गए, वो अगर बाहर आके पत्थर कौन उठाएगा? हाँ, पत्थर कौन उठाएगा और बिना देखे वोट कौन लगाएगा। जो नफरत की बात बोली जा रही है, को नफरत को आप तभी मिटा सकते हो जब सबकी प्रोग्रेस हो, सब में के लाइफ में इम्प्रूव हो, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, सब कुछ जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कहा गया है कि आपको ये सब इसके साइंटिफिक एंडेवर्स वगैरह सब बढ़ाना है। तो ये हो ही नहीं पा रहा ना उनको। बस अभी भी वहाँ के बच्चे वीडियोज़ है यूट्यूब पे, हमें क्या चाहिए आज़ादी, वो बोलते क्या आज़ादी भाई। और जब वो बच्चों को एक व्यक्ति जाके पूछता है कि आज़ादी आपको किस चीज़ से चाहिए, तो बोलते मुझे आपके जैसा, आप जैसे कार से घूम रहे हो, आ रहे हो, या आप सब करके आ रहे हो। तो बोले मैं कश्मीरी पंडित था, मैं भगा दिया गया था, फिर मैंने वहाँ जाके मेहनत की और मैं यहाँ आया। तो मतलब वो बेचारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लैक ऑफ एजुकेशन के कारण हो रहा है, ये लैक ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं आने देने के कारण हो रहा है, ये गवर्नमेंट के कारण नहीं हो रहा है। अगर कश्मीर सेपरेट, जो कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी गया तो भी इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, एजुकेशन तो लगेगा। अगर आप यही रिग्रेस जो पुराने थॉट्स है, जो कि 1400 सेंचुरी 1300 सेंचुरी से जो सुल्तान सिकंदर शाह करना चाहता था, वही थॉट्स को अगर आप लेके जा रहे हो तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा। तो अभी मतलब मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सबको इस पॉडकास्ट से कम जो कश्मीर में एक्चुअल प्रॉब्लम चल रहा है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें, और जो लेफ्टिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई वो तो मतलब बहुत बड़ा शब्द है कि अगर फिर से हिंदूज जो है वहाँ पर जाकर सेटल होते हैं तो सेटलर, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर, लेकिन ये चीज़ अभी समझ में आएगी सब लोगों को कि इस पर बात करना कितना ज़रूरी है, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो। बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। और जैसा आपकी जो रिसर्च है उससे लोगों को पता चला, इससे और इस पर बात होगी, चर्चा होगी, यही उम्मीद करते हैं। राइट।